नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम्स का बिगुल कभी भी बच सकता है। हमें पहले से तैयार रहना चाहिए मेरे प्यारे भाई। हमें साथ साथ पढ़ते रहना। देखिए इस बार फॉर्म 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा है और मेरे दोस्तों 32,000 ही वैकेंसी है। कंपटीशन इसलिए भी हाई होगा क्योंकि रेलवे में जितने पेपर अभी तक हुए काफी सारे, उनमें से बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो ग्रुप डी में पूरी जी जान लगा देंगे। एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो एसएससी से थोड़ा बहुत परेशान या निराश हो चुके हैं, वो रेलवे ग्रुप डी का जैसी एग्जाम डेट आएगी उसमें पूरी जी जान लगा देंगे। यानी कि आपको अभी से अपनी कमर कस के तैयार रहनी चाहिए। देखो बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, पर गणित का तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो जो मैं आपको सवाल करवाता रहूं, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन करवाता रहूं, वो चुपचाप आप करते रहिए मेरे प्यार में। एक भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जल्दी होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। पढ़ते रहिए दोस्त। तो 2 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं इससे पहले अपने चैनल पे, और आज की क्लास में हम यहां पे तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। मैं पूरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनवा दूंगा रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की, ठीक है। 10 मैंने आप वादा किया 10 प्रैक्टिस सेट का, तो मैं आपको 10 सॉल्व करवाऊंगा। ओके चलिए। तो इसमें अर्थमेटिक एडवांस मैंने दोनों के क्वेश्चन लिए हैं और प्रीवियस सर के बहुत सारे ज्यादातर सवाल प्रीवियस सर के ही हैं, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि भैया आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं पीवाईक्यू, क्योंकि पेपर आपका टीसीएससी करवा रहा है। रेलवे ग्रुप डी का पेपर भी टीसीएससी करवाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा तो रेलवे की कैटेगरी यहां पे अलग से बनी हुई है। इधर ये रेलवे की कैटेगरी बनी हुई है। ये रेलवे ग्रुप डी के देखिए प्रीवियस सर के 20 टेस्ट फ्री डले हुए हैं। 2018 के 10 सेट है, 2022 के 10 सेट है, ये सारे यहां पे फ्री लिखा हुआ है, फ्री, ठीक है ना। आप स्टार्ट नाउ करके जो है बिल्कुल इस टेस्ट को लगा सकते हैं टीसीएस के ही मेरे दोस्तों इंटरफेस पर एज इट इज। क्लियर है। इसमें आपको सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ, आपकी रैंक कितनी है, स्कोर क्या है, सब हैंड टू हैंड पता लग जाएगा। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर ये सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। तो शुरू करें मेरे प्यारे भाई। चलो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी पे रेलवे की सारी क्लासेस आती हैं। पहला सवाल जो रेलवे ग्रुप डी 2022 में आया था, चक्रवृद्धि ब्याज की एक दर पर निवेश की गई धनराशि 10 साल में 3 गुनी हो जाती है, कितने साल में खुद की 81 गुना हो जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल में बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी फिक्स रेट से कोई धनराशि 3 गुना हो जाते 10 साल में। कोई धनराशि मेरे प्यारे भाई ये बताओ हर 10 साल में खुद का 3 गुना हो जाती है, तो आपसे पूछा है 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। बड़ा बेसिक सवाल है। 81 गुना मतलब 3 की पावर 4, 3 तिया 9 ते 27 ते कैसे 3 की पावर 4। अगर 3 गुना होने में या 3 की पावर 1 होने में 10 साल लग रहे हैं, तो 3 की पावर 4 गुना होने में समय भी 4 गुना लगेगा, यानी कि 40 साल। 40 साल समय लगेगा, डी ऑप्शन। बस इतना करना था, इससे ज्यादा नहीं करना कुछ। आइए सवाल नंबर 2। अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलते हुए विशाल अपने ऑफिस 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। उससे अपने घर और ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितने समय लगता है। देखिए विशाल को अपने घर से ऑफिस जाना है। अगर विशाल अपनी नॉर्मल स्पीड के 4/5 गुने से चलता है, अगर विशाल अपनी नॉर्मल स्पीड के 4/5 गुने से चलता है, तो विशाल ऑफिस पहुंचने में 25 मिनट लेट हो जाता है। देखिए विशाल को कहां जाना है, घर से ऑफिस, सेम डिस्टेंस जाना है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। भाई विशाल ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, विशाल ने अपनी स्पीड को 4/5 गुना कर दिया, तो टाइम रिवर्स हो जाएगा मेरे भाई, 5/4 गुना उल्टा हो जाएगा, उल्टे अनुपात में। यानी कि विशाल को अगर पहले 4 यूनिट समय लगता था, तो अब विशाल को 5 यूनिट टाइम लगेगा, तो विकास को 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। सवाल के अनुसार विशाल कितने मिनट की देरी से पहुंचता है, 25 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही प्यारे स्टूडेंट यहां पर 25 मिनट है। तो विशाल को मेरे प्यारे भाई घर से ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितने समय लगता है, 4 यूनिट। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 का 4 गुना, यानी कि 100 मिनट। तो 100 मिनट विशाल को नॉर्मल टाइम लगता है घर से ऑफिस पहुंचने में। आ जाइए सवाल नंबर 3। देखो ये सीएचएसएल का सवाल है, पर इंपॉर्टेंट इसलिए डाला है। 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं,
केंद्र O वाले पहले सर्कल की रेडियस 12 है, सेंटर A वाले दूसरे सर्कल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। दो सर्कल को पॉइंट P और Q पर स्पर्श करने वाली उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही ना पता हो तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं मेरे भाई। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, दो सर्कल हैं, ये दूसरे को इस तरीके से यहां इस बिंदु पर एक्सटर्नली टच करते हैं, बाहर से टच करते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर प्यारे भाई ये इन दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना। दो सर्कल को पॉइंट P और Q पर स्पर्श करने वाली कॉमन टेंजेंट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर पहले सर्कल की रेडियस R1 है, पहले सर्कल की रेडियस R1 है, दूसरे सर्कल की जो रेडियस है प्यारे बच्चों वो R2 है, तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट है इसकी जो लंबाई होगी PQ बराबर, इसका कॉन्सेप्ट है 2√R1R2, 2√R1R2। अब यहां पे एक सर्कल की रेडियस 12 है, दूसरे की 5 है ना, बाहर से टच कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो इनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या आएगी, 2√12 गुणा 5। अब 12 पंजे 60 होता है मेरे प्यारे भाई, यानी कि 15 चौका 60, ठीक है भाई। ये आ जाएगा 12 का मतलब 4 तिया 12 कर लो ना, 4 तिया 12, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 3 पंजे 15 बचेगा, तो यानी कि आ जाएगा 4√15, 4√15 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन इसका उत्तर हो गया, ठीक है। समझ आ गया। सवाल नंबर 4 बताइए, एलजेब्रा का क्वेश्चन है x प्लस 1/x 15 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। भाई अगर x प्लस 1/x 15 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा मेरे भाई k क्यूब माइनस 3 के फॉर्मूला होता है। नहीं पता फॉर्मूला यार, कब पता करोगे। x प्लस 1/x अगर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब k क्यूब माइनस 3 के, तो 15 का क्यूब मेरे दोस्तों आ जाएगा आपका 3375। याद होना चाहिए, 25 तक क्यूब याद कर लो। माइनस 15 तिया 45, घटाएंगे तो कितना आएगा 3330। सेकंड ऑप्शन ठीक हो गया। अगला चलेंगे मेरे दोस्त, सवाल नंबर 5 रेलवे ग्रुप डी 2022 का है। पाइप पी एक टंकी का 3/4 भाग 18 घंटे में भर सकता है, क्यों 3/5 12 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 4 घंटे तक खुला रखा गया, फिर दोनों को बंद कर दिया। फिर अकेले पाइप आर को खोला गया, इसने 5.5 घंटे में टंकी में भरे पानी को निकालकर उसे खाली कर दिया। अच्छा, पी क्यू आर एक साथ मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। बहुत बड़े, तो यहां पे 3 पाइप के बारे में बोला गया। देखो पहला पाइप पी जो है वो 3/4 टंकी 18 घंटे में भरता है। जैसे टोटल टंकी की कैपेसिटी 4 है तो 4 में से 3 भरता है 18 घंटे में, 6 गुना। तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लेगा, 4 की वैल्यू भी 6 गुना 24 घंटे। तो पाइप पी जो है अकेले पूरी टंकी 24 घंटे में भरेगा। क्यों 3/5 टंकी 12 घंटे में भरता है, यानी कि टोटल अगर 5 है तो 5 में से 3 भरता है 12 घंटे में, 4 गुना समय लेता है। तो पूरा 5 यूनिट भरने में कितना समय लेगा, 4 गुना 20 घंटे का समय लेगा। तो ये आपको सवाल में सीधा सीधा दिया नहीं था, निकालना पड़ा। अब 24 और 20 का एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 120, ये आ गया। ये मैंने जो है टंकी की कैपेसिटी मान ली। तो पाइप पी 1 घंटे में कितना भरेगा, 24 पंजे 120। क्यों कितना भरेगा, 20 छिक्का 120। दोनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई। अब ध्यान से सुनेगा, सवाल यह है पी और क्यू दोनों को 4 घंटे तक खुला रखा गया। आप बताओ अगर पी और क्यू दोनों को 4 घंटे तक खुला रखा जाए तो कितनी टंकी भर देंगे। दोनों पाइप पी और क्यू मिलकर 1 घंटे में भरते हैं 5 और 6 11। दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 11 यूनिट टंकी भरते हैं। 4 घंटे में कितना भर देंगे, 44। तो 44 यूनिट टंकी जो है मेरे भाई पाइप पी और क्यू ने 4 घंटे में भर दी। फिर क्या किया, इन दोनों पाइपों को बंद कर दिया। फिर अकेले पाइप आर को खोला गया और इसने 5.5 घंटे में भरे हुए पानी को निकाल के खाली कर दिया। यानी कि पाइप आर एक खाली करने वाला पाइप है। तो पी और क्यू ने अभी तक 4 घंटे में कितनी टंकी भरी है, 44 यूनिट टंकी भरी है। जो टंकी भरी गई है, जो पानी भरा गया है, उसी को तो मेरे दोस्तों पाइप आर खाली करेगा। यानी कि पाइप आर ने 44 यूनिट टंकी खाली करी है कितने टाइम में, 5.5 घंटे में। 5.5 घंटे में, 5.5 का मतलब 5.5 घंटे में, ठीक है जी। तो पाइप आर 1 घंटे में कितना खाली करेगा, पूरा 8 बार चला गया, -8। तो पाइप आर की एफिशिएंसी -8 आ गई। माइनस यानी कि खाली करने वाला है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। तो बोला पी क्यू आर मिलकर एक साथ खाली टंकी को कितने समय भरेंगे। तीनों पाइप अगर एक साथ चालू कर दिए जाए तो तीनों पाइप मिलकर 120 यूनिट टंकी को भरेंगे। किस एफिशिएंसी के साथ,
भाई पी की 5 है, क्यू की 6 है, 5 6 11, आर की 8 है, यानी कि मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 5 6 11 माइनस 8, 3 एफिशिएंसी के साथ। तीनों पाइप मिलकर भरेंगे जो है टंकी 3 एफिशिएंसी के साथ, 120 यूनिट भरने में 40 घंटे लगेंगे। तो तीनों पाइप मिलकर जो है टंकी 40 घंटे में भरेंगे। ओके, सही है ना सवाल। आइए चलते हैं एनटीपीसी 2021 का 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं केवल सवाल नहीं सॉल्व करके दिखा रहा, हर सवाल के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। कभी भी इस टाइप का सवाल आए पावर में बच्चे घबरा जाते हैं। देखिए सेम ही पैटर्न है, बस पावर यहां पे अलग अलग है। ये पावर ऑड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों? ये पावर ऑड होनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई सवाल है जैसे 45 35 ऑड है, तो इनका जो एचसीएफ आएगा मेरे दोस्तों, कुछ मत करिए, 3 की पावर 45 है और ये 35 है, तो 45 और 35 का ही आप लोग एचसीएफ ले लीजिए। इन पावर का एचसीएफ ले लीजिए मेरे प्यारे में, -1 ये आ जाएगा। ये इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा। अब 45 और 35 दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर क्या है? बड़े से बड़ा 5, और 3 की पावर 5 कितना होता है? 729, 3 तिया 9 ते 27 ते 81, ठीक है भाई, सॉरी 243 हो जाएगा ना। 243 में से एक घटाएंगे 242, 3 की पावर 5 है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो इसमें कोई समस्या आप बोलोगे नहीं सर हो गया सॉल्व। आगे देखना, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर ए एंड बी इज 697, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b। दो अभाज्य संख्याएं ए और बी हैं जिनमें ए बड़ा है बी छोटा है, इनका एलसीएम 697, ए माइनस 2b बताओ क्या है। गजब का सवाल है। प्राइम नंबर समझते हैं जो या तो एक से कटते हैं, खुद से कटते हैं। अब जैसे ये 5 एक प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या आएगा भैया? 5 और 11 की गुणा करनी पड़ेगी, 55, 5 11 दोनों से कटेगा। यानी कि प्राइम नंबर का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो उनका प्रोडक्ट होता है। तो यहां पे अगर दो प्राइम नंबर का एलसीएम 697 है, तो आपको यह पता लगाना है कि ये एलसीएम किन दो प्राइम संख्याओं की गुणा है, किन दो प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई है। अब कैसे पता लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? इसके लिए भी एक बेहतरीन तरीका होता है। आप ये देखो 697 के करीब, 697 के करीब, उससे छोटा किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है? 23 का। 23 का स्क्वायर 529। क्या नंबर 23 से कट रहा है? 23 का स्क्वायर 529 इसके करीब है। क्या 23 से कट रहा है? नहीं। अब 23 से छोटा नंबर लीजिए प्राइम 19। क्या 19 से कट रहा है? 19 तिया 57, 12 नहीं, 19 से नहीं कट रहा। 17 से, 19 से छोटा प्राइम नंबर क्या है? 17 से कट रहा है। 17 चौका 68, 17 एकम 17, बिल्कुल सही। ये नंबर 17 से कट रहा है। 17 चौका 68 और ये एक 17 एकम 17। तो आपको एक दो बार ऐसे हिट एंड ट्रायल करके चेक करना पड़ता है। और 17 41 आपस में प्राइम नंबर है ना। ये ए और बी की वैल्यू आ गई। ए बड़ा है तो ए का मान 41 है, बी छोटा है, बी का मान 17 है। पूछा ए माइनस 2b, तो ए 41 है, बी 17 है, 17 दूनी 34। क्या आ जाएगा आंसर? 7 आ जाएगा। बताओ मजा आया? थाला फोर ए रीजन 7, सवाल का आंसर 7। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 8। ए और बी के बीच की दूरी 530 किलोमीटर है। नमित ए से बी तक 37 की स्पीड से जाता है, फिर 77 की स्पीड से वापस ए तक आ जाता है। नमित की एवरेज स्पीड बताइए। आपको पता है मेरे भाई ऐसे सवालों का कॉन्सेप्ट, अगर आप नहीं पता मैं बता दे रहा हूं यार। कैसे बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं पता। ये दो जगह हैं ए और बी। अगर कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर सेम डिस्टेंस लौट के आता है S2 की स्पीड से मेरे दोस्तों, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट है 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। बोल हां, यस और नो। तो यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि इसमें उलझ जाए। तो ए से बी तक 37 की स्पीड से गया, फिर वापस आ गया ए पे 77 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? 2 गुणा 37 गुणा 77 और नीचे 37 प्लस 77। 37 प्लस 77 क्या आ जाएगा? 100 और
14, 114 हो जाएगा मेरे भाई। अब 2 से तो कट जाएगा 114, 57 बार 57। ठीक है, अब देखो आंसर काफी ज्यादा नजदीक है, ऐसा तो है नहीं, और आंसर अप्रोक्स में। आप अगर ऐसे करने लगे कि पहले 37 की 77 में गुणा करते हैं फिर 57 से भाग देते हैं, तो भैया आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है, फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत बेकार है ना। गुण आपको डिवाइड भी करना है तो तोड़ के डिवाइड करा करो। ये 77 है, ये 57 है, ये दोनों थोड़े नजदीक है, तो आप 77 को 57 से डिवाइड कर लो। देखो भाई 37 को एज इट इज छोड़ दो, 37 अगर आप 77 को 57 से भाग करेंगे तो 57 एकम 57, 20 बच जाएगा, 57 20 77 बटे 57, ऐसे लिख सकते हैं। 37 की 1 में गुणा करेंगे 37 प्लस 37 की 20 में गुणा कर लो 740, तो 740 को केवल 57 से भाग देना है आपको, तो 57 एकम 57 तो जाएगा ही जाएगा, बचेगा कितना मेरे प्यारे भाई 17, 170। तो 57 फिर कितनी बार चला जाएगा, 57 तिया 171, यानी कि मेरे भाई 37 और 13 50, तो लगभग 50 आएगा, 50 से हल्का सा कम, 50 से हल्का सा कम आएगा। ये रहा देखो 50 के करीब, बी ऑप्शन है। बोलो आया मजा, ऐसे कैलकुलेशन करनी होती है आपसे। सवाल नंबर 9, 5a प्लस 4b प्लस 9c स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिखिएगा। भाई ये 2022 2024 और अब 2025 चल रहा है, ये फेवरेट है रेलवे वालों का मेरे दोस्तों सवाल। और इस सवाल की खास बात यह है कि आपको फॉर्मूला पूरा लिखना नहीं है, अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आएगा तो आपको आंखों आंखों में ही उड़ाना है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हर कोई जानता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यही करो। तो 25 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर प्लस 81 सी स्क्वायर सेम है मेरे भाई। 2ab करेंगे, 2 पंजे 10 चौक 40 ए बी आएगा, 40 से भी आएगा, 44 नहीं आएगा, गलत है। देखेंगे 2 चौक 8 नाम 72 बीसी आएगा, 72 बीसी आएगा मेरे प्यार भी, 67 नहीं आएगा, गलत। यहां देखेंगे 2 पंजे 10 निम्मा 90 एसी आएगा, 90 एसी आएगा, 100 एसी नहीं आएगा, 3 कट गए, यानी कि बी ऑप्शन फिट बैठ रहा है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आंसर आ गया। आगे चलेंगे। रवि के पास दूध पानी का 1458 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध पानी का रेशियो 8:1 है। रवि को कितना पानी मिलाना चाहिए कि दूध पानी का रेशियो 6:1 हो जाए? सबको पता है, दूध पानी का मिलाने वाला सवाल आता ही है। रवि पानी के पास मिल्क वाटर का मिश्रण है 1458 लीटर, इसमें दूध पानी का रेशियो 8:1 है। सवाल यह है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, बताओ कितना पानी इसमें मिला दें कि दूध पानी का रेशियो 6:1 हो जाए। फेमस सवाल है मिल्क वाटर वाला। अब एक ही लॉजिक है ऐसे हर सवाल में कि अगर हम दूध पानी के मिश्रण में पानी मिला रहे हैं तो पानी तो बढ़ जाएगा, लेकिन मिल्क तो सेम रहेगा जितना पहले था। मिल्क हमने मिलाया नहीं, तो मिल्क की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। मिल्क 8 है या 6, गलत बात भाई, मिल्क की मात्रा बराबर होनी चाहिए, बराबर करना पड़ेगा। 8 6 का एलसीएम होता है 24, 24 बनाने के लिए ऊपर 3 से गुणा करेंगे हम लोग, यहां नीचे 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ये 24 3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, नीचे 4 से गुणा करेंगे तो 4 6 24 और ये 4 पंजे 20, ये 24 20 हो जाएगा। बोलो यस और नो, आप बोलोगे सर अच्छे से समझ गया। यानी कि देखो मिल्क की क्वांटिटी सेम है, पहले भी 24 था अब भी 24 है, लेकिन पानी जो है वाटर 3 से 20 हो गया, तो पानी कितना बढ़ गया 17 यूनिट। तो 17 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए वैसे, काफी ऑप्शन है, चलो कर लेते हैं भाई। इनिशियल मिश्रण कितना था दूध पानी का? रवि के पास जो मिश्रण है 1458 लीटर है, तो रवि के पास मिश्रण कितना है मिल्क वाटर का? 24 प्लस 3 27, 24 प्लस 3 27 इनिशियली। सवाल की वैल्यू इसमें 1458 लीटर है, 1458 लीटर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, बताओ कितने गुना, बताओ कितने गुना? तो 27 पंजे 135 और 10, 27 चौके 54 गुना, ये 54 टाइम्स है भैया, तो 17 की वैल्यू भी 17 का 54 गुना आ जाएगा, तो 850 क्या हो जाएगा भैया? 850 प्लस 68, यानी कि एंड में तो मेरे प्यारे भाई आएगा 8, 918, ए ऑप्शन आंसर है 918।
सरल सवाल है, हो गया, जल्दी से बताइए। उस कस्बे की 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में कितना डिफरेंस होगा, जिसकी प्रेजेंट जनसंख्या 1,40,000 है और इसमें हर साल 25% की दर से वृद्धि हो रही है। लिख के ले लीजिए, ये सवाल दोबारा से आएगा, लिख के ले लीजिए मुझसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे ग्रुप डी में ये सवाल आएगा। टीसीएस का एग्जामिनर है मेरे प्यारे भाई, उसे ये कुछ ही गिने चुने सवाल बनाने आते हैं। जब तक वो जी भर के पूछ नहीं लेता, एक सवाल कम से कम 500 बार, तब तक वो देता रहता है पेपर में डाटा बदल बदल के। ठीक है, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल तुरंत कर लेने चाहिए। देखो, ये है मेरे प्यार भी प्रेजेंट, एक टाउन की प्रेजेंट में पॉपुलेशन है 1,40,000। ठीक है, ये है प्रेजेंट से 3 साल पहले 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस। तो प्रेजेंट से 3 साल पहले है, बिफोर 3 इयर्स। ठीक है भाई, और ये प्रेजेंट से 2 साल पहले है, इनका डिफरेंस आपसे पूछा है। पॉपुलेशन 25% की दर से बढ़ रही है हर साल। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4 का क्या मतलब है? 1/4 का मतलब है कि अगर पॉपुलेशन 4 है तो 1 साल बाद 5 हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन अभी 4 है तो 1 साल बाद 5 हो जाएगी, 25% बढ़ जाएगी। 3 साल में क्या होगा भाई? ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट से 3 साल पहले। 3 साल में पॉपुलेशन का चेंज किस रेशियो में होगा? क्यूब करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। 1 साल में पॉपुलेशन 4 से 5 हो रही है, ये प्रेजेंट से 3 साल पहले, प्रेजेंट में 3 साल का गैप है, तो पॉपुलेशन का रेशियो क्या आएगा? क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब 64। अगर 3 साल पहले पॉपुलेशन 64 थी, हर साल 25% बढ़ रही है, तो प्रेजेंट में 125 हो गई। आई बात समझ में? आप बताओ, अगर पॉपुलेशन 25% बढ़ रही है तो भैया 64 है 3 साल पहले, 64 का 25% कितना होता है? 64 का 25% 1/4 16 होता है। 64 को 16 बढ़ाएंगे तो 2 साल पहले 80 हो गई। हालांकि करने की जरूरत नहीं है, ये तो पूछा है 64 और 80 का डिफरेंस ही तो पूछा है, 16 ही तो आ जाएगा। ये 3 साल पहले 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस, 16 की वैल्यू पूछी है। प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितने? 1,40,000। प्रेजेंट में पॉपुलेशन है 1,40,000। अब एक बार बताओ, 125 8,000 होता है, अगर मैं 125 से काटूंगा 1000 8 बार जाएगा, तो 140 गुणा 8 कितना आएगा? 14 8 112, 1120 हो गया मेरे भाई। तो 1120 है, यहां 16 की वैल्यू भी 16 गुणा 1120 आ जाएगी। ये आंसर है। जीरो के बाद 6 दूनी 12 2, जीरो के बाद 2 आ जाएगा, यानी कि ये उत्तर करेक्ट है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, ये निकालने की जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि आप ये बताओ 64 का 25% बढ़ाएंगे तो 16 ही तो बढ़ेगा, यही गैप आ जाएगा। अच्छा सवाल है ये। एक कोन का कर्व सरफेस एरिया 4335 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके बेस का डायमीटर 102 है। अच्छा, कोन की हाइट आपसे पूछा है। सब बच्चा कोन जानते हैं? शंकु, सब बालक शंकु बनाना जानते हैं मेरे भाई। यही बना सकते हो, और क्या बनाओगे बेटा? एक शंकु के आधार का व्यास यानी कि डायमीटर 102 है, तो रेडियस कितनी आएगी? 51। ये है मेरे भाई कोन की हाइट। हाइट आपको निकालने, कैसे निकालिएगा? आपको यहां पे कोन का कर्व सरफेस दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कितना? 4335 पाई। अच्छा, कोन का कर्व सरफेस एरिया दोस्त पाई आर एल होता है फॉर्मूला, पाई ही रहने दो। रेडियस यहां पे 51 है इंटू स्लांट हाइट, तो यहां से मस्त स्लांट हाइट में निकालूंगा उड़ उड़ के। पाई से पाई कटेगा, ये 51 से जाएगा मेरे प्यार भी कितनी बार? 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये जाएगा 408। बचेगा मेरे दोस्तों यहां पर 25, तो 51 ये 5 बार जाएगा मेरे दोस्तों, पंजे 255, तो स्लांट हाइट 85 आ गई। कोन की स्लांट हाइट आ गई 85, तो ये कोन की हाइट कितनी आ जाएगी मेरे भाई? अब बताओ कोन की हाइट कैसे आएगी? हाइट पाइथागोरस से, पर लगाने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, ये किससे कट रहा है? 17 से कट रहा है। 17 पंजे 85, 17 × 51, ये 5 3 4 का ट्रिपलेट सेट है भाइयों। बस यहां 17 से गुणा कर रखा है। कभी भी ऐसे फंस जाया करो तो रेशियो ले लिया करो। 17 से डिवाइड हो रहा है 5 बार 3 बार,
5 3 4, तीसरा आएगा ट्रिपलेट। 17 से गुणा, 17 पंजे 85, 17 ते 51, तो ये हाइट आ जाएगी 17 चौका 68, 68 आंसर है पहला ऑप्शन। खत्म हो गया जी सवाल। तो ये देखिए रेलवे ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया। बाय सेलिंग एन आइटम एट इट्स मार्क प्राइस ए रिटेलर गेन्स 18%। मार्क प्राइस पर बेचने से एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। देखो भाई, गणित में केवल कैलकुलेशन नहीं है, लॉजिक नहीं है केवल, इसमें आपको भाषा का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि सवाल का मीनिंग क्या है, किस सेंस में बात कर रहा है। If he gives a discount of 10% on the marked price, what will be his actual profit on the item? परसेंटेज में बताना है। देखिए, अगर पहली लाइन को ध्यान से पढ़ें तो ये बोला है कि किसी आर्टिकल को मार्क प्राइस पर बेचने से एक रिटेलर को 18% गेन होता है। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। अगर आप किसी आर्टिकल को मार्क प्राइस पे बेचोगे, सीपी के सामान को मार्क प्राइस में बेचोगे, तो 18% का लाभ होता है। तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये हुआ कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 18% ज्यादा है। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 18% ज्यादा है, और अगर आप मार्क प्राइस पर बेचोगे तो जाहिर सी बात है 18% का लाभ हो जाएगा। लेकिन मार्क प्राइस पे ये जो है 10% का डिस्काउंट देकर बेचता है, मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देकर सेल करता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट मतलब सीपी का सामान एसपी में बिका, एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ? 100 मान के भी कर सकते हैं ऐसे सवालों को, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि पहले 18% बढ़ाया फिर 10% घटाया, नेट प्रॉफिट क्या आएगा? सक्सिव, इन दोनों का सक्सिव। 18 माइनस 10 माइनस 18 गुणा 10 बटे 100 परसेंटेज, ये आ जाएगा बच्चे। तो 18 में से 10 घटाएंगे प्यारे भाई, यहां पर 8, 8 में से 1.8 घटाएंगे 6.2%, तो 6.2% का प्रॉफिट होगा प्यारे दोस्तों। ये रहा डी ऑप्शन। कैसा लगा? आप बोलोगे सर चोखो सवाल से, चोखो। देखो, एक मैं आपको चीज बता दे रहा हूं, ध्यान आया हमें कि ये एक हमारी एक प्लेलिस्ट है, रेलवे 2024-25 के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। कोई टीचर इतनी मेहनत नहीं करता मेरे भाई, सब एग्जाम टाइम में बस कुछ ही दिन के लिए पढ़ाने के लिए आता है। अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं साल भर यूट्यूब पे एक्टिव रहता हूं, पेपर की डेट हो या ना हो मेरे भाई, मैं पढ़ाता रहता हूं, बच्चे को मोटिवेट रखता हूं मैं पढ़ाई के लिए। आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे, एक भी कंट्रोवर्सी वाली फर्जी बेवजह की वीडियो नहीं मिलेगी, केवल आपको पढ़ाई का कंटेंट मिलेगा, केवल पढ़ाई का। और ये कॉन्सेप्ट किंग चैनल तो ऐसा है कि इस पे 99% केवल पढ़ाई का कंटेंट है, 1% स्ट्रेटजी की बात है। इतना डेडिकेटेड चैनल है रेलवे और स्टेट एग्जाम वाले बच्चों के लिए, क्वालिटी वाला। यहां रेलवे के जितने पेपर हुए, एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, हर एक का सॉल्यूशन करवाया हुआ है मेरे भाई, बेस्ट सवालों का। 1200 सवाल हुए एनटीपीसी में, कौन करेगा 1200 सवाल? मैं 100 सवाल आपको छांट के करा दूं, आपका उद्धार हो जाएगा, आप उनको कर लो। तो आपका कोई भी पेपर हो रेलवे का, जैसे ग्रुप डी का आपका पेपर है, तो इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो को, हर एक सवाल को बहुत अच्छे से करके जाना पेपर में, ठीक है। ये प्लेलिस्ट रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये प्लेलिस्ट है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15, ग्रुप डी 2022 का शानदार सवाल। ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 13,380 आफ्टर 3 ईयर एंड 20,070 आफ्टर 6 ईयर, वेयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल कंपाउंड बेसिस। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ये बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल निकालना है, ध्यान सुनेगा। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 3 साल में अमाउंट हो जाते 13,380 रुपए, 3 साल बाद आपका अमाउंट हो जाता है 13,380 रुपए। जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। 6 साल बाद अमाउंट है 20,070 रुपए, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यही 13,300 रुपए, यही 13,300 रुपए अगले 3 साल में 20,070 रुपए बन जाएंगे। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है, हो गया ना। देखो, 3 साल प्रिंसिपल, 6 साल बाद 20,070 हो गया, तो आप बताओ 13,380 रुपए 20,070 रुपए हो गए, तो बताओ कितने गुना हो गया?
बताओ मेरे प्यार भी, पैसा कितने गुना हो गया? एक बच्चा तो ऐसे करेगा सर, 13,380 से 20,070 कितने गुना हो गया? ये 20,070 को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा 13,380 से और काटना कूटना शुरू करेगा। भैया इतना मेहनत नहीं करना होता। आप ये देखो लगभग 14,000 है, ये देखो लगभग 21,000 है, 1.5 गुना हो रहा है। अगर नीचे देखो तो ये क्या है, 14,000 से 620 कम है। ये कितना है मेरे भाई, ये 21,000 से 930 कम है। ठीक है भाई, आप देखो 14 का 1.5 गुना 21 होता है, 620 का 1.5 गुना 930, 31 दूनी 62, 31 या 93, 1.5 गुना हो गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये 1.5 गुना हो गया, 3/2 टाइम्स हो रहा है, 3/2 टाइम्स। ऐसे दिमाग लगाया जाता है, अप्रोक्स में सोचा करो मेरे भाई, है ना, कि 14,000 से 620 कम, 21,000 से 930 कम है, 14 का 1.5 गुना 21,000, 620 का 1.5 गुना 930, ऐसी निपटा देते हैं। यानी कि ये पता चल गया कि कंपाउंड टेस्ट पर 3 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो जाएगा। तो यहां भी 3 साल में 1.5 गुना होना चाहिए, यहां भी आपका पैसा 3 साल में 1.5 गुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे यस सर। यानी कि अपन लोग ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का 3/2 गुना ही 13,380 के बराबर है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। बताओ कितना? 3 से 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 3 चिंग 18, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 8800 और 120, यानी कि 8920, 8920 रुपीज आपका मूलधन आ गया। ये रहा सी ऑप्शन। बढ़िया सवाल, सुंदर सवाल। सवाल नंबर 16 बताइए बच्चे। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 732 रुपए से बढ़ के 915 रुपए हो गई। ये तो आज की सरकार की बात हो रही भैया। What percentage of consumption should be reduced so that amount spent on LPG cylinder remains the same? सवाल में बोला है मेरे प्यार भाई कि खपत का कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए कि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि सेम रहे। देखो, खर्च की जाने वाली राशि सेम रहे, ध्यान सुनेगा। एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया। पहले एलपीजी सिलेंडर 732 रुपए का था, अब एलपीजी सिलेंडर का प्राइस हो गया 915, लेकिन वोट तो आपको यहीं डालना है। तो भैया आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम कम गैस जलाएंगे, हम गैस का कंजम्पशन, खपत ही कम कर देंगे क्योंकि हम खर्चा नहीं बढ़ा सकते। अगर आप खर्चा सेम रखना चाहते हैं, खर्च की राशि सेम रखना चाहते हैं, तो प्राइस का और कंजम्पशन का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर खर्चा सेम है तो कीमत और खपत का अनुपात उल्टा होगा। प्राइस किस रेशियो में बढ़ा मेरे प्यारे भाई? 3 से काट लेते हैं पहले, चलो पता लगा। 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, यहां से 3 तिया 9 और ये 0, 3 पंजे 15। इससे गए भाई, अब पता चलेगा 61 से कट रहा है। 61 चौका 244, 61 से, और ये 61 से 5 बार, यानी कि प्राइस का रेशो 4:5 है। तो खपत कंजम्पशन का रेशो रिवर्स होगा, 5:4। यानी कि खपत पहले 5 थी तो 5 से 4 होगी, कितना कम होगी? 1/5। तो 1/5 यानी कि 20%। तो 20% आपको कम करना पड़ेगा दोस्तों। ये रहे डी ऑप्शन आंसर है। ये तो आसान निकला। दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया 490 और 640 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर पहले ट्राइंगल की एक साइड 21 सेंटीमीटर तो दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा क्या होगी? सिमिलर ट्राइंगल मेरे भाई, सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो जो होता है वो संगत भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर होता है। यहां पर दो सिमिलर ट्राइंगल की बात कर रहा है, उनके एरिया 490 640 है, तो एरिया का रेशियो कितना है? रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा मेरे प्यार भी। कितना आएगा ये? 49:64। एरिया का रेशियो है, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट। एरिया के रेशियो का अंडर रूट ले लीजिए, 49 का अंडर रूट 7, 64 का अंडर रूट 8 ही आ जाएगा भाई। अब पहले ट्राइंगल की एक साइड 21 सेंटीमीटर है, अब 7 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, तो दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड 8 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी। 7 की वैल्यू 21, 3 गुना 8 की वैल्यू भी 24। देखो कितना बेसिक सवाल, ऐसे सवाल आते हैं आपके पेपर में। 18वां,
एक दीवार के सहारे टिकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मॉक टेस्ट में ऐसी हवा में नहीं बना दे रहा, मेरा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। पिछले 5 साल से मैं एसएससी रेलवे का हर एक सवाल सॉल्व करता हूं, उसको यूट्यूब पे करवाता हूं, बैच में मैं 10-12 घंटे पढ़ाता हूं, मुझे हर एक पैटर्न का पता है। इससे पहले ये सीरीज शुरू करने से पहले मैंने रेलवे ग्रुप डी के सारे पेपर डाउनलोड करके हर एक पेपर के क्वेश्चंस को एनालाइज किया, और रेलवे के लेटेस्ट सवाल तो मुझे पता है, तब रिसर्च करके मॉक टेस्ट बन रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बच्चे हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, सर हमने ज्यादा तो नहीं किया लेकिन आपके मॉक टेस्ट से बहुत सवाल फंसे। आप जाके देखिएगा मेरे प्यारे भाई, कमेंट भरे पड़े ऐसे। एक दीवार के सारे टिकी हुई सीढ़ी का एलिवेशन एंगल 60 है। अच्छा, एंड द फुट ऑफ लेडर इज 4.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ लेडर। मान लो मेरे प्यारे भाई ये तो हो गया आपका फर्श, और ये हो गई मेरे प्यारे भाई आपकी दीवार, ये दीवार हो गई, ठीक है जी। अब एक सीढ़ी है, ये मैंने फर्श पे सीढ़ी टिका दी इस तरीके से, ये मैंने फर्श पर जो है सीढ़ी टिका दी। तो बोला दीवार के सहारे, है ना, दीवार के सहारे जो टिकी हुई सीढ़ी है इसका जो है एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का है, ये आ गया। सीढ़ी का फुट, ये सीढ़ी का फुट हो गया। ये दीवार से कितना दूरी पर है, दीवार होगी, दीवार से ये 4.5 मीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछा सीढ़ी की लंबाई, देखो बड़ी आसान सी बात है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। सबको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। ये 30 60 90 ट्रायंगल में साइड का रेशियो है। अगर 1 यूनिट के लिए 4.5 मीटर है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगा, 4.5 का दुगुना 9 मीटर आ जाएगा, ये सीढ़ी की लंबाई आ जाएगी। बताइए इससे आसान सवाल कोई है दुनिया में? नहीं। 19वां बोला है कोई सम ऑफ मनी 12.5 साल में 3 गुना हो जाती है तो उस पर लागू सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एप्लीकेबल है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एप्लीकेबल, ग्रुप डी का प्रीवियसर सवाल है एज इट इज। आप बताओ, कोई धनराशि 3 गुना होगी। 3 गुना होने का क्या मतलब है कि भाई अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट करे तो 3 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, 2 रुपए। 2 रुपए ब्याज मिला 1 रुपए पर, यानी कि 200%। 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200% आपको ब्याज मिला, 200%। तो ध्यान से देखा करो, अगर कोई धनराशि 3 गुना हो गई, 1 रुपए 3 रुपए हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, 2 रुपए। 2 मतलब 200% आपको ब्याज मिला। अच्छा, 200% ब्याज कितने साल में मिला, 12.5 साल में मिला। तो 1 साल में कितना ब्याज है, 12.5 का मतलब 25/2। 12.5 का मतलब 25/2 साल में 200% ब्याज है। 1 साल में कितना होगा, 25 अट्ठे 200, 2 ऊपर जाएगा 16%। 8 दूनी 16, 2 की यहां गुणा हो जाएगी ना 8 में, तो ब्याज की दर आ गई 16% पर एनम। अगला लीजिए, 24, 18 और 20% की क्रमिक छूट किस सिंगल छूट के बराबर है? बनाइए बच्चे, कौन करेगा? रेलवे में इस तरह के ओवर कैलकुलेटिव सवाल खूब दिए गए हैं, आपको पहले से तैयार होना चाहिए। आसान अगर मैं दूं 10% 20% का सक्सेस क्या होगा तो दुनिया कर लेगी। इसको दे दिया जाए तो खेल जाएंगे मेरे प्यारे भाई। और कोई टीचर इस तरह के डाटा वाले सवाल करवाता नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये एज इट इज रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूछा हुआ है सवाल। देखो बच्चों, अगर आपको यहां पर 3 लगातार छूट दिए, इनके बराबर सिंगल छूट निकालना है तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चे, कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो भाई ये हमारी किताब है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। अभी बहुत समय है, गणित के जितने कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, थ्योरी है, शॉर्टकट है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है बाइलिंगुअल मेरे प्यारे भाई, ठीक है। जैसे आपके पेपर में एडवांस मैथ भी आएगा, उसमें काफी सारे फॉर्मूला होते हैं, तो ये बुक आप ऑर्डर करके मंगा लो, यहां से पढ़ लो। नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट हैं, ब्याज के सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। और प्रैक्टिस में यहां पे करा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट बहुत पतली सी किताब है मेरे दोस्तों, कलरफुल इस तरीके से फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। उसमें हमने आपको फॉर्मूला बताया भी है कि भाई 3 संख्याओं का सक्सेसिव निकालना है और आंसर लगभग में, तो यूनिट ये डिजिटल सब नहीं लगेगा। पहले तीनों को जोड़ो, 24, 18, 42, 42 और 20, 62 माइनस, फिर 2 की गुणा बटे 100। 24 गुणा 18 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 480 से 48 कम 432, ठीक है जी।
इसके बाद 18 गुणा 20 360, ये 360 हो गया। और ये क्या आ गया 24 गुणा 20 480, 480 हो गया। क्लियर है? तीनों को जोड़ लो मेरे प्यारे भाई। 6 3 8 17 7 1 4 1 5 3 8 4 12, 1272 हो गया। 1272 दो दो की गुणा करके हमने जोड़ा, 1272 आया। ठीक है जी, बटे 100, 1272 को 100 से भाग देंगे 12.72, फिर आएगा प्लस, तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा करेंगे तो आएगा भाई 24 गुणा 18 432 गुणा 20, यानी कि 8640, 8640। इसको 10,000 से भाग देना, 10,000 से भाग देंगे तो यहां आ जाएगा 0.8640, 0.8640 ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? अब आंसर देके यहां पे मुश्किल से 1% का फर्क है। देखो ये डेसिमल माइनस वाला ही प्लस वाला लगभग बराबर है, लगभग ये कट जाएगा। तो 62 में से अगर 12 घटाऊंगा तो आएगा लगभग 50%, तो अप्रोक्स 50% के करीब आएगा। तो ये वाला आंसर है प्यारे दोस्तों, ये वाला चौथा ऑप्शन, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉजिटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, ये नेगेटिव, मैंने लगभग काट दिया डेसिमल चीजें क्योंकि अप्रोक्स बराबर हो रही थी। तो यहां पॉजिटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वाली कम है, 0.864 है, 0.72 है, तो 50 से हल्का सा ज्यादा आएगा, जो कि आपका मेरे भाई चौथा ऑप्शन है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का एवरेज प्राइस 16890 है। ठीक है, उनके प्राइस का रेशियो 357 है। सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य बताओ। 3 वस्तुओं का एवरेज प्राइस दे रखा है 16890 रुपीज। अब यहां पर तीनों वस्तुओं के प्राइस का रेशियो दिया है। एक बात बताओ, रेशियो 357 के रेशियो में है, तो आपको अगर एवरेज प्राइस दे रखा है तो आप 357 का भी एवरेज निकाल लो, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या है भाई। 357 लगातार संख्या है तो बीच में 5 आ रहा है, तो एवरेज भी 5 हो जाएगा ना, एवरेज प्राइस तीनों वस्तुओं का 5 की वैल्यू ये है। तो सबसे सस्ती वस्तु का प्राइस है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू आपसे पूछिए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो अगर 5 की वैल्यू 16,000 है, यानी कि लगभग 3200 गुना, तो 3 की वैल्यू 3200 से गुणा करेंगे तो 9600 से बड़ा, लगभग 10,000 के करीब आएगा। ऑप्शन इतने दूर दूर है, मैंने सबसे पहले सवाल से पहले ऑप्शन देख लिए, मैंने कोई भाग भाग नहीं करना आपको। अगर 5 से 15,000 भी काटेंगे तो 3,000 बार जाएगा, तो 3 की 3,000 से गुणा करेंगे 9,000 से तो बड़ा आएगा ना, 9,000 से बड़ा एक ही आंसर था मेरा, तो यही उत्तर हो गया। आ जाओ 22वां, ये सीजल प्री 2024 का सवाल है, बताइए इसका क्या आंसर है। देखो इस सवाल का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर दो एंगल का सम 90 है, अगर दो एंगल ए और बी का सम 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1। बोलो हां, आप बोलोगे आंसर। अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये कॉन्सेप्ट है। यहां बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं, देखो बेटा, 9 साइन स्क्वायर 26 डिग्री प्लस 9 साइन स्क्वायर 64। अब 26 64 90, तो एंगल का सम अगर 90 है तो साइन स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 64 1 हो जाएगा। 9 यहां से कॉमन ले लेंगे, 9 यहां से कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 64 1 हो जाएगा। नीचे देखेंगे 32 माइनस, देखो 7 यहां भी है, 7 यहां भी, 7 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 58। अगर मैं माइनस का 7 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 58, 32 58 90, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ऊपर आ गया मेरे भाई 36 और 9 45, और नीचे आएगा 32 माइनस 7 25। ये हो गया पहला ऑप्शन आंसर है। 45 मतलब 9 पंजे 45, 3 रूट 5, नीचे 25 का रूट 5, 3 रूट 5/5 आएगा, 9 पंजे 45 है, हाँ 3 रूट 5 आएगा भैया। आगे चलो सवाल नंबर 23, ये देखिए पार्टनरशिप का। पंकज मीरा अशोक ने एक बिजनेस शुरू करने के लिए 41,000 39,000 84,000 का इन्वेस्ट किया। ठीक है, साल के एंड में कुल प्रॉफिट, एक साल का टाइम दिया है, साल के एंड में कुल प्रॉफिट हुआ बिजनेस में 49,200 रुपए। कुल प्रॉफिट का 29% डोनेट किया जाता है, चैरिटी में चला जाता है। ठीक है, रेस्ट इज डिवाइडेड अमॉन्ग इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, बाकी पैसों को उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाता है। अशोक का शेयर क्या होगा, बहुत बढ़िया।
देखिए 3 लोग हैं मेरे भाई, पंकज, मीरा, अशोक। इन तीनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस में पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है? 41,000, 39,000, 84,000। तो आप इसका रेशियो लेंगे तो मेरे प्यारे भाई ये क्या आएगा? 41:39:84। इस रेशियो में तीनों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट भी तीनों के बीच इसी रेशियो में बांटा जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक बात ध्यान सुनिएगा कि साल भर के एंड में प्रॉफिट हुआ 49,200, लेकिन इस प्रॉफिट में से 29% आप चैरिटी डोनेट करोगे मेरे भाई, गरीब बच्चों को। तो 100% में से 29% डोनेट कर दिया चैरिटी में, तो बचा कितना? 71% बचा रिमेनिंग। यानी कि इसी पैसे को बांटा जाएगा तीनों के बीच में, इसी पैसे को। अब इसमें से आपसे क्या पूछा गया है? अशोक का शेयर पूछा गया 84 यूनिट। इसमें से अशोक का शेयर आएगा 84 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना आएगा मेरे भाई? 41 प्लस 39, ये तो आपका 80 आ गया। 80 और 84, 80 और 84 164, 164 हो गया बच्चे, ये आ गया यहां से। ठीक है, तो परसेंटेज से आपका 2 जीरो तो कट ही गया। 4 से 21 और 4 से आपका मेरे दोस्तों 41, ये 41 से मेरे दोस्तों कट भी गया 12 बार। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो काफी करनी पड़ेगी, यहां पर जरूरत नहीं है। 2 एकम 2 एकम 2, यानी कि एंड में 2 आएगा, तो ये वाला आंसर है। मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना, यूनिट मैच कर लिया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 24। पीएचएसएल का सवाल। रवि अपना सामान लागत मूल्य से 25% लॉस पर बेचता है, लेकिन 45% कम वजन का यूज करता है, उसका लाभ या हानि बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाना है मेरे भाई। बेईमान दुकानदार फेवरेट है टीसीएस का मेरे भाई। अब रवि जो है अपना सामान 25% लॉस पर बेचता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। इसका मतलब ये रवि ये कह रहा है कि भैया मैं 4 रुपए का सामान खरीद के लाता हूं, आपको 3 रुपए का बेचूंगा। लेकिन रवि दुष्ट है, बेईमान है। 45% कम वजन यूज करता है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20। यानी कि अगर कोई ग्राहक मांगेगा कि भैया मैं 20 किलो नमक तोल के दे दो, तो रवि 20 किलो नमक नहीं देगा, 20 से 9 किलो कम 11 किलो नमक देगा रवि। यानी कि रवि कैसे कमाएगा? 11 किलो नमक देगा, पैसा लेगा 20 किलो का। इन्वेस्टमेंट 11, लिया पैसा 20 का। ओवरऑल रवि का कुल लाभ क्या होगा? इन दोनों की सीधी सीधी गुणा। 4 से 20 आपका 5 बार कट जाएगा, 11:15। यानी कि अल्टीमेटली रवि ने 11 का सामान 15 में बिक दिया, 4 का प्रॉफिट हुआ 11 पर। 1/11 जो होता है, तो प्रॉफिट हुआ लॉस तो हुआ ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। 1/11 होता है 9:1/11%, तो 4 गुना आएगा 36 सही 4/11%, डी ऑप्शन। आखिरी सवाल आ जाते हैं मेरे भाई इस टेस्ट का, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 25। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन। एक क्लास में कुछ बच्चे, उनके मार्क्स दिए गए हैं, तो आपसे पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा मार्क्स का। स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा गया है। यह सवाल सेम टू सेम रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है, जो अभी हुआ है 2 महीने पहले पेपर। अब एक बात ध्यान से सुनना दोस्त, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना नहीं आता तो सर्च करिएगा यूट्यूब पे, हमारी वीडियो आ जाएगी, सीख लीजिएगा, आता है एग्जाम में। सबसे पहले आपको इन बच्चों का मीन निकालना है, एवरेज। आप इन बच्चों का मीन निकालो, मीन यानी कि कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे 8 स्टूडेंट्स है, तो एन की वैल्यू यहां पर 8 है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, तो इनको जोड़ के 8 से तो भाग करूंगा नहीं, आप अपनी मर्जी से कोई नंबर मान लीजिए। मैंने मान लिया कि ये सारे नंबर जैसे 70 के करीब है, मैंने मान लिया कि माना इन सभी बच्चों का एवरेज 70 है। डेविएशन मेथड से निकालूंगा ना, 70 से 65 5 कम है, 70 से 47 23 कम है, 70 से 59 11 कम है, ये 5 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है, ये 21 ज्यादा है, ये 15 कम है, ये 8 ज्यादा है, ये हो गए यहां पर। अब डेविएशन निकालो मेरे प्यारे भाई यहां पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ठीक है ना, तो -5 से देखो ये 5 कट गया, उसके बाद
-23, ये 12, 8, 20, कुछ और भी कट सकता है तो काट लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। -23 और 11 आ जाएगा आपका माइनस का 34, -34 और ये प्लस का 33 आ जाएगा जी आपका माइनस का 1, -1 और -15 आ गया माइनस का 16, -16 प्लस 8 आ गया माइनस का 8, -8 आपका आ गया डेविएशन। कितने बच्चे? 8 बच्चे, केक कटेगा तो समय बटेगा, यानी कि इनका मीन आ गया 69। आसानी से निकल गया मेरे भाई, ठीक ही है ना। -34 और ये प्लस का 21, 33, -1, ये आ जाएगा 7, बिल्कुल ठीक है। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन इन बच्चों का 69 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है आपको? कुछ नहीं करना मेरे भाई, 69 से हर एक संख्या को कंपेयर करो, कंपेयर करके उसका स्क्वायर करो मेरे भाई, कंपेयर करके उसका स्क्वायर करो। जैसे 69 से 65 कितना कम है? 69 से 65 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। 69 से 47 करनी पड़ेगी मेहनत, आप सोचो कि ऐसी हो जाएगा सवाल, ये टाइम टेकिंग सवाल होता है। 69 से 47 कितना कम है मेरे प्यार में? 22 कम है, 22 का स्क्वायर 484। 69 से 59 10 कम है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 69 से 75 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36। 69 से 75 है नहीं, 69 से 59 10 कम है ना, 75 6 ज्यादा है। 69 से 82 मेरे दोस्तों कितना? 13 ज्यादा है, तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया। 69 से 91 कितना ज्यादा है मेरे भाई? 22 ज्यादा है, 22 का स्क्वायर फिर से 484 हो गया। 69 से 55 कितना कम है? 14 कम है, 14 का स्क्वायर 196 हो गया। 69 से 78 कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई? ये आपका 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81। समझ पाए बात को? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब आप इसको जोड़ लो, जोड़ लो मेरे दोस्तों, तो ये कितना हो गया? 500 हो गया, 500 और ये 100 600, ये तो 600 हो गया। 169 प्लस 81, 169 में अगर 81 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 16 8 24, ये आपका कितना हो जाएगा? 250 हो गया। तो 600 और 250 850, 850 के बाद 484 में 36 जोड़ देते, 484 में 36 जोड़ेंगे 520, 520 में 196 जोड़ेंगे तो 200 जोड़ लो मेरे पैर में, 720 से 4 कम 716, तो ये आ जाएगा जी 15 6 1566 आ गया। तो सबको मैंने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद आया जी ये 1566। बोल हां कि ना? आप बोलोगे हां जी सर। बटे कितने बच्चे? 8 बच्चे, 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, यही स्टैंडर्ड डेविएशन आया मेरे दोस्तों। समझ में आया कि मीन है 69, 69 से हर एक संख्या को कंपेयर किया। 65 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 47 22 कम है, 22 का स्क्वायर 414, 69 से 59 10 कम है, 10 का स्क्वायर 100, 75 जो है 6 ज्यादा, 6 का स्क्वायर 36, इस तरीके से फिर ऐड कर लिया। अब 1566 सबका स्क्वायर करके, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। 8 एकम 8, 7 6 8 नाम 72 और 4 6 बच जाएगा ना, तो 8 6 48, यानी कि अप्रोक्स 196 आएगा। 196 का अंडर 14, हालांकि 14 से हल्का सा कम रहेगा, ये 14 से हल्का सा कम रहेगा, तो आंसर सेकंड ऑप्शन है बेटे। देख ले सवाल का लेवल, ठीक है ना। 8 एकम 8, 7 6 8 9 72, 4 6 बच जाएगा 46, 46 की जगह 48 होता तो 8 6 48 चला जाता। तो मेरे भाई 14 से हल्का सा कम है, सेकंड ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। और इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये समाप्त होता है। ओके, रेलवे ग्रुप डी का एक और प्रैक्टिस सेट निपटता है। आपने आज के इस सेशन में कितने सवाल खुद से ठीक कर लिए, कमेंट्स में बताइए। मैं अगर आपको सेफ स्कोर बताऊं तो आज का जो टेस्ट था वो मॉडरेट था, कम से भी कम 22 सवाल आप सही कर सकते थे, 22 क्वेश्चंस। आपने कितने सही किए कमेंट में बताइएगा। कल मिलेंगे मेरे प्यारे भी एक और ऐसे ही सेशन के साथ। सब बच्चे जुड़े रहो, एक भी क्लास को मिस ना करें। धन्यवाद, बाय।